नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। किसान आंदोलन के 6 महीने हो गए हैं। 26 नवंबर को किसान पंजाब से, हरियाणा से चल के दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे थे और ये कह के आए थे कि हम 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। 6 महीने बीत चुके हैं, 26 मई जा चुकी है, लेकिन अभी तक गतिरोध जो सरकार और किसानों के बीच में बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ है और कोई नतीजा अभी निकला नहीं है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार जो है वो उनकी मांगों के बारे में किसानों के अनुसार बहुत संवेदनशील नहीं है और वो उनको मानने को तैयार नहीं है। पिछले 4 महीने से कोई बातचीत किसानों के बीच में और सरकार के बीच में नहीं है। ये जो 6 महीने किसान आंदोलन के हुए हैं उस पर हम एक बात करना चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमनीक मोहन हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसान आंदोलन में लगातार जाते रहे हैं। सुभाष हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं और ये भी किसान आंदोलन को लगातार कवर करते रही हैं। हमारे साथ मनीषा है, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के हित के लिए वो लगातार संघर्ष करती रहती हैं। किसान आंदोलन में भी बीच बीच में जाती रही हैं, उसको देखती रही हैं। ख़ास तौर पे महिलाओं के नज़रिए से, लड़कियों के नज़रिए से उन्होंने ख़ास अध्ययन किया है इसका। इसी पे बात करेंगे कि ये जो किसान आंदोलन इस समय पे जहाँ पे पहुँच गया है, आगे की क्या राह निकलती है और अभी तक की क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या दिक्कतें रही हैं, क्या समस्याएं रही हैं और किस तरह से ये आंदोलन जो है वो एक ऐतिहासिक आंदोलन बन पाया है। ये जन आंदोलन बना है, नहीं बना है, उसके बनने की क्या प्रक्रिया है, ये सब बातें हम हमारे जो मेहमान हैं इनसे करेंगे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर रमनीक मोहन से। डॉक्टर साहब, आप किस नज़र से देखते हैं इस आंदोलन को, क्या कहना चाहते हैं? 6 महीने पूरे हुए हैं इसके। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, यहाँ पर हमें बुलाने के लिए। और बिल्कुल उपयुक्त मौका है किसान आंदोलन के बारे में बात करने का, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए इसके। और शुरुआत के तौर पर मैं अभी संक्षिप्त इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि इतने लंबे अरसे तक, आज़ाद दिन होने के बाद, सन 47 के बाद तो कम से कम, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे पहले भी, मुझे नहीं याद पड़ता कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं इतना लंबा, इतनी शिद्दत के साथ, लगातार मजबूती के साथ कोई आंदोलन चला हो और उसमें कोई कमज़ोरी इस रूप में ना आई हो कि नेतृत्व में आज भी वही दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। और केवल नेतृत्व में नहीं, आम किसान जो है उसमें भी वही दृढ़ संकल्प दिखाई देता है कि अपनी मांगों को पूरी करवा कर ही उठना है। तो इस दृष्टि से मुझे एक बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में दिखाई देता है और इसके बहुत अलग अलग आयाम हैं जिनके बारे में शायद आप अभी बातचीत करेंगे भी, उस पर मैं इसलिए ज़्यादा बात कुछ नहीं रख रहा हूँ। केवल इतना भर कहना चाहता हूँ कि जितने बड़े स्तर के ऊपर आम जनमानस की पार्टिसिपेशन, भागीदारी इस आंदोलन में हुई है, वो कम से कम सन 47 के बाद, या यूं कहें कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का जो दौर है हमारा, उसमें इतनी व्यापक जन हिस्सेदारी के साथ, खास तौर पे किसानों के स्तर पे, और इतना लंबा एकजुट होकर आंदोलन करने का एक बहुत ही अद्भुत किस्म का मुझे तो ये आंदोलन और एक अभियान दिखाई देता है। जी, ओपनिंग कमेंट के तौर पे मनीषा, आप क्या कहना चाहेंगी इसकी खासियत को लेके? इसकी खासियत मतलब मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि इसमें सवाल ये उठता था कि महिलाओं की भागीदारी, लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ देखी कि इसमें सिर्फ महिलाओं की भागीदारी नहीं, इसमें एक बच्चे की भागीदारी भी है, इसमें एक बड़े बुजुर्ग की भागीदारी भी है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग की और एक महिला की जो हमेशा से दबा के रखी गई है उस पैट्रियार्कल सोसाइटी ने कह ले या फिर उस फ्यूडल सोसाइटी ने, उसको घर से, रसोई से बाहर निकाल कर सड़कों पे लेके आई है। वो मुझे बहुत खूबसूरती लगती है इस आंदोलन में। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अविनाश जी, इसमें ये जो आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन है, पंजाब से शुरुआत हुई और जिसके बारे में ये कहा गया कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बना। इसमें जो मैं हरियाणा के बारे में कहना चाहता हूँ कि आम तौर पे यहाँ आंदोलन 1 या 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन के लिए होते थे,
पहली बार हरियाणा के लोगों की स्कूलिंग इस आंदोलन से हुई है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो मैं अलग अलग बॉर्डरों पे गया, मैंने बातचीत की वहाँ। तो किसान आंदोलन को जिन कारणों से ये हुआ था, यानी 3 कृषि बिलों को जो लेकर ये आंदोलन हुआ था, उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन आज हम 6 महीने बाद देखते हैं तो हर आंदोलन में शामिल महिला हो, बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग हो, किसान हो, गैर किसान जो खेती करते हैं, उसके अलावा भी सबको इन कानूनों की जानकारी है। महिलाएं इतनी अच्छी तरह से बात रखती हैं, एक मंझे हुए नेता की तरह। तो उन्होंने इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखा है। इस आंदोलन से ही उनकी स्कूलिंग हुई है, ये मानता हूँ। और ये आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। एकजुटता इस आंदोलन ने दिखाई है और ये आंदोलन अब भविष्य के जो रास्ते हैं वो खोलेगा। मेरा तो ये मानना है कि इस आंदोलन से स्कूलिंग हुई है, एकता मजबूत हुई है और आंदोलन ने ये भी दिखाया है कि किस तरह हम सरकार के खिलाफ 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने तक लगातार आंदोलन कर सकते हैं और ये आंदोलन अभी और भी जारी रहेगा। ये इसका कारण ही ये है कि लोगों ने इन कानूनों के बारे में सीखा है, पढ़ा है और उनकी स्कूलिंग हुई है। और मैं इसमें मानता हूँ पंजाब के जो किसानों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें भूमिका या योगदान रहा है अभी। जी, इसकी खासियत पे हमने थोड़ी बात की है। आप में से कोई भी या डॉक्टर साहब इसको शुरू कर सकते हैं कि ऐसे क्या चीज़ रही डॉक्टर साहब? अभी सुभाष जी ने कहा कि हरियाणा में इतने लंबे आंदोलन नहीं चले। आपने भी कहा कि ये आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले का भी एक ऐसा संगठित किसान आंदोलन इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो ऐसी क्या चीज़ रही इसमें, किस वजह से ये इतना लंबा चल पाया? देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब किसी इंसान को ये लगता है कि मेरी जान पे बनाई और अब तो संघर्ष किए बिना जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, ये जब भावना किसी इंसान में आती है तो वो जी तोड़ मेहनत करके और कुछ भी हर चीज़ दांव पे लगा के मैदान में उतरता है। किसानों को इन 3 कृषि कानूनों के आने के बाद ऐसा महसूस हुआ लगता है कि इन कृषि कानूनों के आने के बाद हमारी खेती जो पहले से ही उजड़ी हुई थी और बिल्कुल मृत्यु के कगार पे थी, वो मृत्यु के कगार पे ना होकर बिल्कुल मृत्यु के खोल में चली जाएगी, गुफा में चली जाएगी। निकलना उसके बाद मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। तो जब और इसके अलावा जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगती है कि हम आज बात कर रहे हैं 6 महीने की। जी, मैं इस आंदोलन को 6 महीने का आंदोलन इस रूप में तो मानता हूँ कि बॉर्डर्स पे बैठे हुए 6 महीने हो गए, लेकिन असल में तो ये पिछली जून से चला हुआ अभियान है। क्योंकि जब ऑर्डिनेंसेस आए उसके बाद से किसान संगठन जो पंजाब के हैं उन्होंने पंजाब के लोगों को इसके बारे में जागरूक करना शुरू किया। और जब हम बॉर्डर्स पे जाते हैं किसानों से और वहाँ पर मौजूद पंजाब से, हरियाणा, खासतौर से पंजाब से आए लोगों से बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये लोग केवल ऊपरी सतही बात नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन कानूनों की रूह को समझा है। जी, और वो जो एक एजुकेशन का काम जून से लेकर नवंबर तक हुआ, वो इस रूप में हुआ कि नेतृत्वकारी जो संगठन थे उन्होंने इस बात को समझा कि इन कानूनों की मुखालफत नहीं होती है तो खेती मर जाएगी। तो ये जो खेती मरने वाली बात है, ये जो संकट है, ज़मीन पे मंडराता संकट जब दिखाई दिया किसान को, तब वो उस शिक्षित होने की प्रक्रिया के साथ साथ इस बात को समझते हुए कि ये तो बिल्कुल संकट सर पे आ चुका है, गले तक बात पहुंच चुकी है, इसके बाद जिंदा रहना मुश्किल, नामुमकिन होगा। मुझे लगता है कि इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा बल शुरुआत में ख़ास तौर पे, और वो बल अब तक इसी रूप में चला आ रहा है कि अब भी उनको ये विश्वास है
कि इनके वापस कानूनों के वापस हुए बिना जिंदा रहना किसानी का संभव नहीं है। ये एकमात्र बड़ा कारण मुझे दिखाई देता है कि ये एकजुटता अब तक बनी हुई है। डॉक्टर साहब, कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो वो किसी ना किसी समस्या के प्रतिरूप के तौर पे ही होता है, उसके विरोध के तौर पे होता है, और तभी लोग सड़कों पे उतरते हैं, आंदोलन में आते हैं जब उनको लगता है कि उनके अस्तित्व पे संकट आ गया है। लेकिन आंदोलन लंबे नहीं चल पाते, बीच में टूट जाते हैं। सरकारें जो जिनके खिलाफ आंदोलन होते हैं वो कोई ना कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाती हैं कि वो आंदोलन बीच में टूट जाते हैं। इस आंदोलन को तोड़ने की भी बहुत सारी कोशिशें हुई, इसको बदनाम करने की कोशिशें हुई, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, चीन और पाकिस्तान का इसमें हाथ है, ये सिर्फ पंजाब के किसान हैं, ये बड़े आड़ती और बड़े किसान हैं, या हरियाणा और पंजाब के किसानों की जब एकजुटता दिखाई दी तो आपने SYL का मुद्दा बीच में ले आए। तो ऐसे बहुत सारे कारण, कोरोना का मुद्दा लेके आए कि किसान कोरोना फैला रहे हैं, तो बहुत सारी सरकार ने कोशिशें की तोड़ने की, उसके बावजूद आंदोलन बना हुआ है। असल बात यह है कि यही बात हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ रही जो एक चीज़ हमारे मन में उठती है कि इतने बड़े सरकारी दबाव के बाद, मीडिया टोटल आपके खिलाफ है, इसके बावजूद किसान डटे हुए हैं और उतनी ही ताकत के साथ डटे हुए हैं। तो क्या चीज़ है ये रणनीति की कोई चीज़ है क्या, या सिर्फ अस्तित्व की बात है? अस्तित्व की लड़ाई लोग लड़ते हैं, टूट जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन यहाँ डटे हुए हैं और सरकार को उसी की भाषा में अगला जवाब दे देते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या स्कूलिंग है, क्या ट्रेनिंग है, क्या इसकी आइडियोलॉजी है? देखिए, पहली बात तो मैं फिर से दोहराऊंगा ही कि जब अपने अस्तित्व पर संकट दिखाई देता है तो इंसान लंबे संघर्ष के लिए भी तैयार रहता है। उस रूप में तैयार होकर ये किसान आए हैं। न टूटने का कारण मुझे एक और ये भी दिखाई देता है कि इस संघर्ष के पीछे एक संगठनात्मक इस रूप में शक्ति और ताकत विद्यमान है। ये अब आप देखिए कि पूरे मुल्क के स्तर पर 400 से ज़्यादा, या कुछ लोग तो शायद 500 के आसपास भी कहते हैं, संगठन किसानों के हैं। अकेले पंजाब के मेरे ख्याल में 40-45 हैं, और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी बाद में धीरे धीरे साथ में आया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बंगाल और बिहार भी शामिल। मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय संगठन 400 है, उनमें आ जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, और ये एक सीखने वाली बात ये भी है, तमाम संगठनों के विचारधारात्मक मतभेद भी रहे होंगे। इन मतभेदों के बावजूद इन संगठनों ने इस बात को समझा कि हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है। कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर अगर हम आए हैं तो जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं उस मुद्दे के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। ये बात जब नेतृत्व ने समझ ली और वो एकजुट रहे इस बात के ऊपर, किसी ने अपनी कोई बात छोड़ी, किसी ने दूसरे की कोई दूसरी बात मानी, और ये गिव एंड टेक का जो मसला होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में, और एक दूसरे से सीखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, तो वो ताकत बढ़ती है, घटती नहीं। और मुझे इस सारे आंदोलन में एक लोकतांत्रिक ऊर्जा इस रूप में दिखाई देती है कि जब जो संकट आए होंगे, अब मुझे अंदर का कुछ नहीं मालूम है, हम तो दूर से देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जो समाचार पत्रों से जानने को मिल सकता है या अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब कोई संकट आया होगा, इसकी तरफ आपने इशारा किया, बार बार तोड़ने की कोशिश या उस तरह की कोई बात जी, तो सिर इकट्ठे हुए होंगे, मिल बैठे होंगे, और उस समय जो आपने शब्द यूज़ किया, कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटेजी, कोई टैक्टिक्स यूज़ होने या नहीं होने, वो भी हुआ होगा कि भाई अब ये संकट आया है तो इससे हमने कैसे निकलना है। तो ये जो एक एकजुट होकर सामूहिक फैसले लेने की प्रक्रिया,
और उस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक तौर तरीके से एक दूसरे को जानने समझने का मौका जो मिला, और उससे एक जो नया भावनात्मक और वैचारिक लगाव एक दूसरे के साथ हुआ होगा, संगठनों का, नेतृत्वकारी लोगों का, और वो नीचे तक उन संगठनों के वर्कर्स तक भी गया होगा। जो वर्कर्स नहीं है उन तक भी वो बात पहुंची होगी, कम से कम भावना पहुंची होगी जी। तो ये जो एक, जिसे मैं कहूँगा कि एक दूसरे को जोड़ने का जो काम किया उन संगठनों ने, और उन्होंने हर चुनौती का जवाब क्या हो सकता है क्या नहीं उस पर विचार विमर्श किया होगा, तो उसमें से ये सब कुछ निकला होगा जी। क्योंकि एकजुटता नहीं है, सामूहिकता नहीं है, तो बिखराव होगा। लेकिन जब तक ये एकजुटता और सामूहिकता बनी रहेगी, और अब तक बनी रही है, तब तक उसके टूटने की मतलब है आशंका बहुत कम होती है जी। तो मुझे यही लगता है कि अब तक ये रहा है, आगे भी अगर ऐसा ही रहेगा तो नहीं टूटेगा, चलता रहेगा जी। तो अविनाश जी, इसमें मैं एक चीज़, डॉक्टर साहब की बात में एक चीज़ जोड़नी है कि जो आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया और दूसरे जो मीडिया हैं, पहली बार इस किसान आंदोलन में सोशल मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आमतौर पे आंदोलनों में ये होता है कि जो सत्ता पक्ष की तरफ का जो मीडिया है वो इस तरह का भ्रामक प्रचार करता है और फिर आंदोलनों को वो कमज़ोर करता है। लेकिन इस आंदोलन में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई एक नेता नहीं है, बहुत सारे संगठन मिले हुए हैं और उन संगठनों की एक कोई कमेटी बनी हुई है जिसमें अलग अलग संगठनों के नेता शामिल हैं। वो मिल बैठ के चर्चा करते हैं, जहाँ मतभेद है उनको छोड़ देते हैं चीज़ों को। पहली बार जो युवा हैं, खासकर जो आईटी एक्सपर्ट हैं, वो इस आंदोलन के साथ जुड़े और उसका बेनिफिट ये हुआ कि जो सरकारी तंत्र का सोशल मीडिया है जो कुप्रचार करता था आंदोलनों के खिलाफ, हर मामले में जो भ्रम फैलाता है, आपने SYL का भी जिक्र किया, उस मुद्दे को भी उठाया इस बार, लेकिन वो मुद्दा भी ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि लोग समझते हैं कि ये 50 साल पुराना मुद्दा और अब ये नहीं रहा। ये एक दुधारू गाय रही है SYL और अब ये दूध देना इसने बंद कर दिया है। हरियाणा को जितनी पानी की ज़रूरत है, ये SYL का पानी आ भी जाए तो ये कुछ प्रतिशत, 1-2% बिल्कुल, इस पर भी बहुत सारी डिबेट हुई है। तो SYL का मुद्दा है, इनको खालिस्तान का नाम दिया गया, कुछ और दिया गया, तो किसानों को बांटने की जितनी भी कोशिश हुई वो सोशल मीडिया ने ही इनको बचाया है। जो मुख्य धारा का मीडिया है वो आज भी सरकार के साथ है और लोगों ने उस मीडिया का बायकॉट कर दिया। आप सिंगू बॉर्डर जाइए, आप टिकरी जाइए, आप शाहजहाँपुर जाइए, वहाँ आपको हर किसान, वहाँ हर आपको कोई जो भी कार्यकर्ता, गैर किसान जो समर्थक है इस आंदोलन का, वो सारे के सारे अपना उनका मीडिया है, वो खुद में एक पत्रकार हैं और वो एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो ज़मीन जाने का डर था, पंजाब से ये जैसे शुरू हुआ, पंजाब में पूरा कई महीने तक लोगों को बताया इस कानून के बारे में, 3 कानून हैं, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, किसान और आड़ती का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, अंबानी के साथ कौन रिश्ता बनाएगा। तो जब लोगों को ये लगा, किसानों को ये लगा कि हमारी ज़मीन जाएगी तो उनका परिवार, ज़मीन पे उनके साथ काम करने वाले गैर जो ज़मींदार हैं यानी किसान हैं, मजदूरी करते हैं, सारे के सारे तबके इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। और देखिए अब इस आंदोलन का ये असर है कि बंगाल में सरकार चुनाव हारी, तो सरकार अंदर से गिरी हुई है। अब यूपी का इलेक्शन है, उसकी तैयारी है, लेकिन ये आंदोलन उस पर भी असर डालेगा। नहीं, यूपी के पंचायत चुनाव पे इसका असर दिखाई देता है, बहुत अधिक असर हुआ और वो पिछड़ गई है जो सत्ता में पार्टी बैठी है। लेकिन जब सरकार पूंजीपतियों के दबाव में, पूंजी का दबाव ही ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छा सोचें तो भी वो सोचने नहीं देंगे। किसान आंदोलन आज भी मजबूत है और अगले जो 6 महीने, 8 महीने या साल ये पूरा मजबूत रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं हर बॉर्डर पे कई बार गया हूँ, कि किसानों में पूरा हौसला है, वो नहीं झुकेंगे, वो इन कानूनों को वापस करा के, रद्द करा के ही जाएंगे। महिलाएं खेत में भी नहीं, कहीं नहीं, वो जो गांव में आमतौर पे ये कहते हैं कि इनको तो अब भजन करने चाहिए,
उस उम्र की महिलाएं आज बॉर्डर पे डटी हुई हैं, उनके बच्चे डटे हुए हैं, उनकी बहुएं डटी हुई हैं, और जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकली, खासकर हरियाणा में, वो आज भाषण दे रही है। उनके परिवार के लोग ये कहते हैं, जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं कि आपको कैसा लगता है, कि ना मेरी बेटी से बात करो, आप हमारी बहू से बात करो, हमारी जो बुजुर्ग महिला उनसे बात करो। तो आप ये देखें कि महिलाओं ने, लड़कियों ने, घूंघट में रहने वाली बहुओं ने भाषण देना सीख लिया है। इस आंदोलन ने सबसे ज़्यादा जो मजबूत किया है तो वो महिलाओं को किया है। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये आंदोलन जितना ज़्यादा लंबा चलेगा, सरकार पे असर पड़े या ना पड़े ये अलग बात है, लेकिन इसने महिलाओं को बहुत अधिक जागरूक किया है जी। तो ये इस आंदोलन की एक सफलता है। मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है ये अब तक का सबसे क्रिएटिव आंदोलन है। इसमें रचनात्मकता इतनी ज़्यादा है। हम अगर मोदी सरकार की बात करें, भाजपा सरकार की बात करें, 7 सालों की बात करें, तो उससे पहले भी, सरकार आने से पहले भी एजेंडा सेट करने का जो काम था वो अभी तक बीजेपी करती रही है, सरकार करती रही है, और बाकी जो दल हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, वो उसका सिर्फ जवाब देते हैं। जब तक वो जवाब ढूंढते हैं तब तक नया एजेंडा आ जाता है, नई बात आ जाती है सरकार की तरफ से। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एजेंडा सेट करने का काम किसानों ने किया। तो एक तो ये चीज़ लगती है मुझे। दूसरा, जो आप लोगों ने कहा है, स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे दिल्ली पहुँचने से पहले ही जो उनकी ट्रेनिंग जो हुई, उनको जो समझाया गया बिलों के बारे में, वो बहुत ज़्यादा बताया गया। तीसरी बात जो आपने रणनीति की हमने बताई, आपने भी बताई, जब किसानों को ये लगा कि सरकार का जो मीडिया है वो उनका पक्ष नहीं सुन रहा है, उनकी बात नहीं कह रहा है, तो उन्होंने अपना मीडिया शुरू किया। आप ये देखिए कि समय से पहले फैसले आए। गर्मी शुरू होने से पहले कूलर पहुंच गई, गर्मी शुरू होने से पहले आपने झोपड़ियां बदल दी। जब आपको लगा कि आपका सर्वर डाउन किया जा सकता है, तो आपने अपने ट्रॉलियों पे अपना सर्वर आपने लगा लिया। आपने जो मोबाइल है, सबसे बड़ी ताकत है इस समय पे आपकी, तो ट्रॉलियों में दोनों जगह पे, दोनों तीनों जो बॉर्डर हैं बड़े, वहाँ पे आपने मोबाइल चार्जिंग के वो कर दिए। आपने अपना ट्रॉली टाइम शुरू कर दिया। आपने डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। तो बहुत तरह की चीज़ें जो है वो जैसे लगा, एक चीज़ जो है सरकार लगातार चाहती रही है, कहती रही है कि 2, 3, 4, 5 लोगों को आप अधिकृत कर दीजिए जिनसे हम बात कर पाएँ। लेकिन किसान इस चीज़ पे डटे रहे कि हमारे जो 40-41 लोग हैं वो सारे रहेंगे बात में। तो ये जो चीज़ें हैं, जो एडवांसमेंट है सोच की, कि आपको खतरे का अंदेशा होता है और आप उस खतरे को पहले से भांप के और उसका जवाब तैयार कर लेते हैं, उसका अल्टरनेट तैयार कर लेते हैं, ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जो क्रिएटिविटी की बात मैं कर रहा हूँ, कितने सारे गीत इस समय पे लिखे गए हैं किसान आंदोलन को लेके, सरकार को लेके। और दूसरा, जो नीचे का जो कार्यकर्ता है और जो आंदोलन का नेता है, उनकी भाषा आप देखिए, सिर्फ एक सेम है। तो ये जो भरोसा है एक दूसरे पे, किसी से आप कीजिए कि आगे क्या होगा, कहेंगे जो जत्थेबंदियां तय करेंगी हम वही करेंगे, जो तय होगा ऊपर से। तो ये जो भरोसा है एक दूसरे पे, बड़ी चीज़ है मुझे लगता है। मनीषा, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा की ज़मीन पे ये आंदोलन इस समय पे लड़ा जा रहा है, खड़ा है। हरियाणा में क्या बदलाव आप देखते हैं इस आंदोलन की वजह से, क्या असर पड़ा है इसका? देखिए, जैसे शुरुआती दौर में जब भी हम गांव में गए थे, जून में आए थे पिछले, तो लोग नकार रहे थे कि आप मोदी को वैसे ही ब्लेम कर रहे हो, आपकी आदत हो चुकी है कि आप कोई भी पॉलिसी आए उसका विरोध करना है। लेकिन जो ये 26 नवंबर की 26-27 की कॉल दी, उसके बाद हरियाणा में एक उफान आया है।
एक आंदोलन के लेके कि वास्तव में कृषि कानून मतलब बहुत नुकसान करेंगे किसान को लेके, एक महिला को लेके, उसके पूरे परिवार को, इसकी रसोई को मतलब प्रभावित करेंगे। उसके मतलब 26 नवंबर के बाद बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है और आज मतलब इतनी पॉजिटिविटी है कि एक महिला के नज़रिए से देखें तो शुरुआत में जब हम गए थे 26 तारीख को तो वो कह रहे थे कि महिला यहाँ क्या करेंगी, मतलब नकार रहे थे। लेकिन आज इतना मतलब महिलाओं का राजनीतिक विकास हो चुका है कि आज वही महिलाएं जब हिसार के अंदर देखें कि सर भी फटवा रही है, मतलब गोलियां भी खा रही हैं, मतलब इतना राजनीतिक विकास हो गया कि वो रसोई से निकली पहले सड़कों पे, आज वो लाठी डंडी गोलियों सबका सामना कर रही है। हरियाणा के अंदर महिलाओं का और पुरुषों का भी, जो हरियाणा के अंदर जो इमेज बनी हुई थी कि हरियाणा में आंदोलन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलेंगे, वो इमेज टूटी है कि हरियाणा में आंदोलन 2-3 दिन नहीं चलेंगे, हरियाणा में आंदोलन साल भी चल सकते हैं। वो दिखा भी दिया कि 6 महीने हो गए और आगे भी लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो कितने भी दिन चले। महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें तो पहले भी आंदोलनों में महिलाएं शामिल रही हैं, लेकिन महिलाओं की जो भूमिका तय की गई है, जो हमें दिखती है, उनको ढाल की तरह से यूज किया जाता रहा है। जब आपको लगता है कि पुलिस हमला करेगी तो आप महिलाओं को आगे कर देते हो, लड़कियों को आगे कर देते हो कि इनकी वजह से आप पे हमला नहीं होगा। आपको अगर रेल की पटड़ियों पे बैठाना है, रेल रोको आंदोलन करना, आप महिलाओं को बैठा देते हो कि पुलिस हमला नहीं करेगी। क्या इस आंदोलन में भी महिलाओं का इसी तरह से प्रयोग किया गया है या महिलाओं की कोई जगह बदली है, वो नेतृत्व की जगह पे आई हैं, वो फैसले लेने की जगह पे आई है? क्या फर्क आप देखती हैं? देखिए, एक तो मैंने लिए कि जो ढलान वाला सवाल है, महिलाएं सिर्फ ढलान के रूप में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले काफी 6 महीने से हम देख रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ तभी नहीं जाती जब प्रोटेस्ट होता है या फिर जब कोई कॉल दी जाती तभी जाती है। महिलाएं किसान आंदोलन में डटी हुई हैं, यहाँ तक कि जब गेहूं काटने का टाइम था उस टाइम पे भी महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई थी कि आपको इतने दिन वहाँ पे रुकना है, ठीक है, और उससे पहले भी लगातार महिलाएं दिन रात रुकी हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट में या ढलान के रूप में यूज होती है। पुरुषों की अलग से जिम्मेवारी लगाई जाती है और महिलाओं की अलग से जिम्मेवारी लगाई जा रही है, तो ढलान के रूप में तो है नहीं। और ये बात दूसरी की ढलान के रूप में यूज करने वाली महिलाओं का राजनीतिक विकास खुद ही इतना हो चुका कि उसको ढलान बनने की जरूरत नहीं, उसको खुद पता कि मेरी जरूरत है वहाँ पे। उसको मतलब पुरुष नहीं बताता कि आपको वहाँ पे जरूरत है, उसको खुद पता चल गया है कि मुझे ढलान वो मेरी जरूरत है। अगर मुझे भी इतना ही राइट है क्योंकि वो मेरे भी हक की लड़ाई है ना, तो मुझे भी आगे आना पड़ेगा। तो वो पुरुषों की ढलान के रूप में तो यूज है नहीं। और दूसरा सवाल नेतृत्व का, बात नेतृत्व में आने की नहीं है। नेतृत्व में तो मतलब इंदिरा गांधी भी थी, मतलब प्रधानमंत्री बनी है भारत की, सवाल उसकी राजनीति का, ठीक है। क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई? क्या भारत के फ्यूडल मेंटेलिटी के ऊपर अटैक हुआ है? क्या भारत की पैट्रियार्कल सोसाइटी के ऊपर अटैक हुआ है? बात है महिला जो नेतृत्व देगी उसकी राजनीति क्या है, वो महिलाओं को किस नजरिए से देख रही है। जैसे शुरुआती दौर में महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे बाथरूम की और सारी, मतलब शुरुआत पहला दिन तो ऐसा था कि वहाँ पे बाथरूम नाम की चीज भी नहीं थी, वहीं की मतलब लड़कियां 5-6 लाइन बनाई, उसके बाद लड़कियां बाथरूम करेंगी, ये चीज थी। लेकिन बाद में जब लीडरशिप से बात की गई, मतलब मैनली तो पुरुष ही थे लीडरशिप में, तो उनसे बातचीत की, वो अरेंजमेंट भी हुई है बहुत ज़्यादातर, और लीडरशिप में भी आई है। जैसे कि उग्राहों में देखिए हम, हरविंदर कौर है, हरबिंदु है, वो महिलाओं को लीडरशिप में है और वो बहुत सारी ऑर्गेनाइज कर रही है, और भी छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारी नेतृत्व में आई है। लेकिन ये मतलब बहुत कमी दिखी है कि संयुक्त किसान मोर्चे में महिलाओं को नहीं लिया गया, जो मतलब कमी है इस किसान आंदोलन की, उसको लेना चाहिए, ताकि महिला जो इशू है, ताकि जो महिलाओं की प्रॉब्लम है, जो महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का भी तो जमीन से सवाल जुड़ा हो ना, महिला पहले किसान तो महिला ही है। हाँ, महिला ही, क्योंकि ज्यादातर काम महिला करती है। जैसे ट्रैक्टर का काम अगर पुरुष कर रहा है तो गेहूं धान लगाना और उसके अंदर से मतलब कबाड़ निकालने का काम महिला करती है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो महिला की है। तो उस नाते संयुक्त किसान मोर्चे को मतलब होना चाहिए कि वो महिलाओं को लीडरशिप में ले, ताकि महिलाओं की जो प्रॉब्लम है, जो महिलाओं के हकों की लड़ाई है, वो आगे आए और उनकी डिमांड को अपने डिमांड चार्टर में शामिल किया जा सके। डॉक्टर साहब, आप या सुभाष जी इस पे कोई बात? महिलाओं वाले पक्ष से कह रहे हैं या आप वैसे बात कर रहे हैं? महिलाओं वाले पक्ष पे ही अगर हम बात करें, नेतृत्व में कहाँ आपको कितना नजर आया? देखिए, जो बात इन्होंने कही कि नेतृत्व में है या नहीं है, मुझे लगता है वो एक सवाल है तो सही, लेकिन
उसको मैं इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं मानता कि हमारे समाज में महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आना किसी ऐसे आंदोलन के लिए, और फिर उस आंदोलन के साथ लगातार जुड़े रहना घर से दूर। मैं उपग्रह वाले स्थल पर गया तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने वीडियोस देखी हैं, और ख़ास तौर पर वो वीडियोस ज़्यादातर तो वही देखने में आती हैं जब कोई दिन मनाना होता है या कोई ख़ास आयोजन होता है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी, और जो मेन स्थल है टिकरी बॉर्डर पे, वहाँ पर भी आपको महिलाएं कई बार, मतलब उपग्रह वाली स्टेज पर तो आपको महिलाएं ही महिलाएं दिखाई देती हैं, और उसमें स्पष्ट साफ दिखाई देता है कि उस जत्थेबंदी ने महिलाओं के बीच में खास तौर से काम किया है। लीडरशिप की जो आप बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में जब महिलाएं होंगी सदस्य के रूप में, तो आज अगर वो नेतृत्वकारी भूमिका में ना भी हों, तो ये तो मेरे लिए अकल्पनीय है कि वो कल उस नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं होंगी जी। जब इतनी बड़ी संख्या में वो बाहर निकल कर आ गई, तो उनका एक कदम और आगे बढ़ने का हौसला और बढ़ता है। तो आपको स्टेज के ऊपर, हालांकि जो टिकरी बॉर्डर पर दूसरी मेन स्टेज है, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मंच संचालन सारा महिलाएं कर रही होती हैं, तो उस तरह से देखें तो वो नेतृत्व कर रही हैं वहाँ जी, पूरा स्टेज संभाल रही हैं। और लंबे दौर से के हिसाब से अगर आप देखें तो महिलाओं के आंदोलन जो इस देश में चले हैं, उनमें इस आंदोलन का एक विशेष स्थान बनेगा, इसी वजह से कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर निकल कर आई हैं। वो महिलाएं जो कभी भी घर से नहीं निकली होंगी, वो भी उठकर टिकरी बॉर्डर आकर और फिर कुछ दिन रहकर जब यहाँ जाती होंगी, तो उनकी मानसिकता, उनकी चेतना पर क्या असर होता होगा उसके बारे में हम मतलब सोच सकते हैं कि उसका क्या प्रभाव होगा। और घरों के भीतर जो एक महिला पुरुष संबंध है, मुझे तो वो भी दिखाई देता है कि अगले दिनों में उसमें भी कुछ ना कुछ एक चर्निंग, एक बदलाव, महिला का पहले से ज़्यादा मुखर होना घर परिवार के मुद्दों में भी, ये सब भी शायद आगे होने वाला है। नेतृत्व वाली बात पर वापस जाऊं तो मुझे लगता है कि नेतृत्व महिलाओं का पूरी जो नेशनल लेवल की लीडरशिप है, या पंजाब हरियाणा की लीडरशिप की बात करें हम संगठनों की, उसमें चाहे नाम मात्र को हो, मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं मालूम। नेशनल लीडरशिप में तो है एक दो महिलाएं, तो बस एक दो के रूप में ही होंगी शायद वो भी पंजाब हरियाणा के स्तर पे भी, लेकिन ग्राउंड पे आपको महिलाओं की बहुत बड़ी हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और नेतृत्व तो इसमें से अपने आप निकल ही आएगा अगर अब नहीं भी है। आप भी इसमें रख सकते हो। मनीषा से खास तौर पे एक सवाल, दोबारा मनीषा पे आते हैं। महिलाओं की भागीदारी से डॉक्टर साहब ने एक बात कही है, उसी से सवाल निकलता है। उन्होंने कहा कि ये घर तक जाती हैं चीज़ें, तो क्या महिलाओं की भागीदारी से ये जो किसान आंदोलन है, इसमें कुछ क्वालिटेटिव चेंज आया है क्या, इसके नेचर में, इसकी प्रकृति में? हाँ, इसमें मतलब पिछले काफ़ी टाइम से हम जब आंदोलन चल रहे हैं, जैसे CA NRC है, वो मेनली छात्रों पे और महिलाओं पे ही था। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज से था, और एक महिलाओं ने उस आंदोलन को लीड किया था। उस आंदोलन की खूबसूरती होती कि वो महिलाओं ने सजाया था, और उसको महिलाओं ने ही प्लानिंग दी थी, और उस महिलाएं ही उसको अंत तक लेके गई थी। ठीक है, वो सरकार की मतलब अलग अलग पॉलिसी रही है कि वो उसको बदनाम करती रहती है या फिर उसको काट देती है, मतलब आंदोलन को खत्म कर देती है। लेकिन इस आंदोलन में भी महिलाओं की भागीदारी तो रही है, और भागीदारी भी किस तरीके से रही, जैसे लीडरशिप का सवाल था, मतलब लीडरशिप एकदम तो आती नहीं है, तो सच है, क्योंकि जो महिलाएं घर में ही दबाई गई है, वो लीडरशिप में एकदम कैसे आएगी, क्योंकि वो साथ पहले तो उसको रसोई से बाहर निकालने का ही है, लीडरशिप में तो बाद में आएगा ना। क्योंकि अगर हम पुरुष को भी देखें, पुरुष को पहले सिखाया जाता है कि आप पहले आपको मतलब घर का खेत का काम सिखाना होता है या बाहर का काम सिखाना होता है, वैसे एक महिला को भी सिखाना पड़ता है कि आप रसोई से बाहर निकल के सड़क पे लेके आना। वो किसान आंदोलन में भी सेम वही चीज़ हुआ, और लीडरशिप में मतलब महिलाओं ने इतनी क्रिएटिविटी दिखाई कि लीडरशिप में आ भी गई है। मतलब किसान आंदोलन में देखिए कोई ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं हुआ है, उसकी स्कूलिंग को कह ले या उसकी समझदारी को कह ले, क्रिएटिविटी तो आई है, और क्रिएटिविटी इतनी आई है कि गाँव के हरियाणा में देखें हम, हरियाणा में अगर पुरुषों से ज़्यादा महिला इनिशिएटिव ले रही, क्योंकि महिलाएं दोहरा काम सहयोग दे रही। महिलाएं जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था,
वो घर से मदद करी थी, घर से रोटियां बना के, दूध की, लस्सी की, सब तरह की मदद करी थी, ठीक है। उसके बाद वो घर से बाहर भी निकली, वो मदद तो अभी भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी तो वो मदद करी। वो क्रिएटिविटी तो है अपने आप में, वो रसोई से सड़क तक ले आई और सड़क से लीडरशिप तक ले आई, वो क्रिएटिविटी है इस आंदोलन की। जी मैं इसमें एक दो बातें बस संक्षेप में और कहूँगा कि देखिए, ये आंदोलन में जो शुरू में अंदाज़ा नहीं था कि इतनी महिलाएं आएंगी, तो शुरुआत में दिक्कतें हुई, बाद में बहुत सारी चीज़ें अनुभव से सीखते हैं तो ठीक हुई। लेकिन इस आंदोलन में एक चीज़ हमने छोड़ दी है, वो है लंगर परंपरा। आप ये देखिए कि लाखों किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं और लंगर जो है ये सिखों की परंपरा है, हरियाणा में भी अब अपनाई है, खूब अनाज दिया, सब्जियाँ दी हैं, तो लंगर परंपरा को इस आंदोलन ने और ज़्यादा मजबूत किया और ये दिखा दिया है कि वो जो परंपरा थी सिखों की लंगर की, वो वैसे ही नहीं थी, वो कहने के लिए वो नहीं थी। आज भी उस परंपरा ने लाखों किसानों को 6 महीने से आप देख लें, और अगले हो सकता है आंदोलन 6 महीने और चले या 1 साल और चले, तो ये परंपरा और मजबूत हुई है, लोगों का इसमें और ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। तो मैं एक चीज़ ये है, दूसरा ये कि जो आदमी हैं, आदमी का मतलब किसान और जो गैर किसान जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, उन्होंने काम करना सीख लिया। अब वो रोटियां भी बनाते हैं, वो बर्तन भी साफ करते हैं और वो झाड़ू भी लगाते हैं। तो ये एक नई, जो अभी मनीषा ने कहा कि उनकी भी स्कूलिंग हुई है, और जब ये आंदोलन से वापस अपने घर जाएंगे तो मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ मिलकर वो काम में हाथ बटाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि। सवाल बहुत हैं और कहने को भी बहुत चीज़ें हैं। लगातार इस पे और प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जैसे जो चीज़ आई, लंगर परंपरा की बात आई, हरियाणा पे इसके असर की बात हम कर सकते हैं। इस आंदोलन में आगे क्या करने की ज़रूरत है, क्या रणनीति बनाने की ज़रूरत है, किस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये भी बात है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या इसके पड़े, इस पे भी बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन समय क्योंकि इजाज़त नहीं देता है, बहुत समय हो गया है, मुझे लगता है कि हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम दें। अगर आप में से कोई भी कोई टिप्पणी अगर आपकी बस्ती है, उसको शामिल करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कोशिश करूँगा जी। इस रूप में मैं बात रखना चाहता हूँ कि आज जहाँ पर ये आंदोलन खड़ा है जी, ये सवाल तो बिल्कुल जीवंत है कि इसके बाद क्या, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमारे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में जी। 6 महीने से एक आंदोलन चलता है, उसके साथ लाखों लोगों की आजीविका, उनका पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। और जो कानून लाए गए हैं वो सिर्फ पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश या राजस्थान के किसान के लिए तो है नहीं जी, वो कानून तो पूरे मुल्क की किसानी के संदर्भ में है। और एक बड़े भूभाग के किसान को अगर ये दिखाई दे रहा है कि इनसे हमारा संकट और गहराएगा ही नहीं बल्कि हम तो मर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपनी बात नहीं, वो पूरे मुल्क के किसान की बात रख रहे हैं, सबके सामने उनका प्रतिनिधित्व करते हुए। बिल्कुल। इसलिए ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि ये आंदोलन सफल होता है तो क्या, और अगर असफल रहता है तो क्या। जी, उसमें मैं 2-3 बातें संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। नंबर 1, इस आंदोलन का मेरी नज़र में सफल होना निहायत ज़रूरी इसलिए है कि अगर 6 महीने बाद भी इतनी मजबूती के साथ, सामूहिकता के साथ कोई आंदोलन बने रहने के बाद भी सफल नहीं होता, तो ये आने वाले समय में कोई भी आंदोलन उठता है उसके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि भाई अगर ये सफल नहीं हुआ तो और क्या सफल हो सकता है। जी, इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका सफल होना। लेकिन ये सफल होगा या नहीं होगा, ये तो दोनों तरफ की, जो एक तरफ बड़ा पहाड़ दूसरी तरफ बड़ी चट्टान वाली स्थिति जो है, गतिरोध बना हुआ है, कौन कब झुकता है या आगे बढ़ता है, वो जो स्थिति बनी हुई है, डिपेंड करेगा कि सरकार इस पर कब अपना कोई प्रतिक्रिया देती है।
जी किसान आंदोलन के नेतृत्व की तरफ से कह दिया गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, एक से ज़्यादा बार कह दिया गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दूसरे की बात सुनना, सुनकर मिल बैठना, जो 11 बार पहले हो चुका, लेकिन जी। फिर भी अगर गतिरोध है तो इसका मतलब है कोई ऐसी बहुत मजबूत बात है जिसका माना जाना जरूरी है। जी तो बातचीत होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बातचीत जब होती है तो अब वो स्थिति है कि जिस समय हम कोविड काल में से गुजर रहे हैं, जी तो ये एक ऐसा समय है जब दोनों तरफ से ये एक समझदारी होनी चाहिए कि देश की में इस महामारी के दौरान हमें समझदारी से काम करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि ये समस्या सुलझे। पक्का सुलझाव तो यही है कि कानून वापस लिए जाए, एमएसपी दी जाए, उसके रास्ते निकाले जाए। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट भी अगर गुंजाइश दिखाई देती है तो उस पर चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। जी एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन 6 महीने हो गए अब चलते हुए। किसान आंदोलन ने इस दौरान अपने आप को बनाए रखा, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन जो रचनात्मकता की आप बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि इस आंदोलन को अभी और ज़्यादा रचनात्मक होने की ज़रूरत इस रूप में है कि आंदोलन कैसे किया जाए कि सरकार के अलावा व्यापक जनमानस। देखिए, मेरा मानना ये है कि किसानों का समूह बहुत बड़े हद तक जुड़ा हुआ है इस आंदोलन के साथ, लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं या मैं उस तबके की बात करूं जो सत्ता में जो लोग हैं उनके नज़दीक हैं, वो अपने आप को नागरिक के रूप में कम और सत्ता के नज़दीक ज़्यादा देख रहे हैं। नागरिक के रूप में उनको समझना, समझाना कि ये बिल आपके लिए क्यों सही नहीं है, ये एक काम और मुझे लगता है जो कमज़ोरी रही है इस आंदोलन की, कि जिन व्यापक समूहों तक, तबकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी, जहां से समर्थन और भी ज़्यादा मिलता, अब भी शायद होगा, वो शांत है, मुखर नहीं है, उस तक पहुंच बनाए रखने के लिए, उसको अपने साथ जोड़े रखने के लिए रचनात्मक तरीके संघर्ष के और अपनाए जाने होंगे। जी। मैं सिर्फ आखिरी एक बात बिंब के तौर पे मेरे दिमाग में एक छवि बनती है, एक ये पंजाब और हरियाणा का इंसान, यहाँ का रहने वाला जो लोग हैं यहाँ के, उनमें जी। एक खास तरह का जोश, एक आक्रामकता का स्वर ये है। जी इस आंदोलन ने उसको थोड़ा सा शांत करके शांतिपूर्ण प्रतिरोध कैसे हो सकता है वो सिखाया है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जी। कोरोना काल में मेरे दिमाग में एक इमेज बनती है कि अगर कहीं भी प्रतिरोध होना है और एक जगह पर 300 लोग इकट्ठा हो रखे हैं उस प्रतिरोध के लिए, सबके चेहरे पर अगर मास्क है कोरोना काल के दौरान, सब इतनी दूरी लेकर चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, आगे बढ़ रहे हैं, सामने आपके पुलिस है और आप निहत्थे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, लगाया हुआ है मास्क भी आपने। ये प्रतिरोध की तस्वीर मुझे लगता है कि इस काल में अगर बनती है तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का एक नया आयाम हमारे सामने खुलता है। जी। हम कोरोना काल में खुद को और जनता को बचाने की बात भी कह रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन किया जाए, और सरकार अगर नहीं करती है तो दबाव बनाया जाए। हम तो तैयार हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? जी ये मैं सिर्फ 2 उदाहरण दे रहा हूँ। रचनात्मकता से संघर्ष को आगे ले जाने के तरीके शांतिपूर्ण और क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अगर नहीं सोचा जाएगा तो गतिरोध की स्थिति मुझे लगता है कि और लंबी चल सकती है, और आंदोलन में जो स्फूर्ति आनी चाहिए वो भी शायद, मुझे नहीं मालूम, अब तक डटा रहा है, आगे भी डटा रहेगा, दिखाई ऐसा ही देता है। जी। लेकिन व्यापक जन सहयोग मिले बिना इसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़े। जितना आप जमावड़ा कर सकते थे, जितने लोगों को एक जगह एकत्र कर सकते थे, मुझे लगता है कि उसका तो चरम ऑलरेडी आ चुका है। जी। जी मैं एक बात तो और इसलिए ऐड करूंगी। ये चीज़ें भी ज़रूरी। जी जी मैं एक बात ऐड करूंगी इसमें खासकर एक महिला की ओर से देखूं, इसमें इस आंदोलन का सक्सेसफुल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो महिलाओं के लिए ज़मीन की लड़ाई है ना, जो महिला को जो अधिकार है ज़मीन की लड़ाई का,
अगर वो इस आंदोलन को सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो पहले ही परिवार से ही बाहर जमीन हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है, वो एग्रीमेंट ही ऐसा कि वो जमीन को अपने आप ही छीन के ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसान को कैसे छीना है और वो लेके चला जाएगा, वो घर से बाहर ही जमीन चली जाएगी। अगर ये आंदोलन सक्सेसफुल होता है, वो कानून रद्द होता है, तो जमीन घर में ही रहेगी और घर में महिला को स्ट्रगल करना आसान होगा, ना कि उस चीज़ से। बिल्कुल सही बात कही मनीषा आपने। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुद्दे भी बहुत सारे हैं और इस पे लगातार बात करने की ज़रूरत है। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद इसकी कड़ी के तौर पे ऐसी ही कुछ डिस्कशंस हम और लेके आएंगे। इसके जो और मुद्दे हैं, इसको जन आंदोलन बनाने की दिशा में क्या किया जाना है, इसको सफल करने की दिशा में क्या किया जाना है और इसमें अभी तक क्या क्या हुआ है, हमने पहली इस अपनी वीडियो में इसको छुआ भर है। इस पे और गहन बात करने की ज़रूरत है, महिलाओं के नज़रिए से, मीडिया के नज़रिए से, मिडिल क्लास के नज़रिए से। तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और आप सबका, सुभाष जी, डॉक्टर रमणीक, मनीषा जी, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया।